वेलकम डेली निज़ाम। आज हम पढ़े BESC 132 ब्लॉक 1 चैप्टर 1 शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता भारत की आत्मा है। यदि आप प्रस्तावना पढ़ते हैं और उसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तो आपको इस कथन से असहमतता होने का कोई भी कारण नहीं मिलेगा। हमारा संविधान एक यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भारत के सभी लोगों को समान माना जाए। सभी को बिना किसी पूर्वग्रह के स्वयं को व्यक्तित्व करने के सामने समान अधिकार है। जिन्हें इनकी आवश्यकता है उन्हें सभी के पास न्याय के लिए समान पहुंच है और सभी को समान अधिकार प्राप्त करने के लिए समानता के प्रावधान को साथ साथ उन लोगों की सुविधा के लिए समान अधिकार है। आप कह सकते हैं समानता और समता हमारे संविधान के लिए के प्रमुख मूल मूल्य से भी है। हम सभी के लिए समानता अधिकारों और अवसरों की सुनिश्चित करने के लिए समानता के आयामों के साथ अपनी चर्चा शुरू करें। समानता के लिए प्रयास वृद्ध समूह ब्रिटेन शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में शामिल था। इन समूह ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि समान रूप से व्यवहार किया जाने वाले हेतु भी संघर्ष किए। आपने जीवन में अनुभव किया हो कि की गई विषमात्माओं के खिलाफ दलित महिलाओं, आदिवासी और किसान ने भी लड़ाई ली है। वर्ष 1947 में जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो हमारे नेता भी विभिन्न प्रकार की असमानताओं में से चिंतित थे जिन्हें लोगों ने भारतीय संविधान को लिखा था। उन्होंने इस एक ऐसे दस्तावेज बनाए जिसमें नियमों की नींव रखी। वो हमारे समाज में उन तरीकों के बारे में जानते थे जिसमें भेदभाव किया जाता था एवं लोगों ने इसके खिलाफ किसी प्रकार से संघर्ष किया। इसलिए इन नेताओं ने संविधान में दृष्टिकोण और लक्ष्य निर्धारित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के सभी लोग को समान माना जाए। सभी व्यक्तियों की इस समानता को महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में देखते जाता है जो हमें सभी को भारतीय को एकजुट करता है। सभी को समानता अधिकार और अवसर मिले लोगों को क्या समान बनाता है। हम समानता के उन आयामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें सभी के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। समानता के आयाम समाज में मौजूद विभिन्न प्रकार के असमानताओं की पहचान करते हुए विभिन्न विचारकों और उनकी विचारधाराओं ने समानता के तीन मुख्य आयामों पर प्रकाश डाला है: राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। प्रश्न यह है कि क्या हम समानता के इन तीन अलग अलग आयामों में प्रत्येक को संबोधित करके ही न्यायपूर्ण एवं समानता मूल्य समाज की ओर बढ़ सकते हैं। राजनीतिक समानता। लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक समानता में आमतौर पर राज्यों के सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करने और अधिकार देना शामिल होता है जो नागरिकों को स्वयं को विकसित करने और राज्य के मामलों में हिस्सेदारी के लिए समक्ष बनाने के लिए आवश्यकता माना जाता है। ये कानूनी अधिकार है जो संविधान और कानूनों द्वारा प्रतिभूत है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक मौलिक और कानूनी अधिकार का एक उदाहरण है। हम इस इकाई के आगुनिक अनुभागों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या कानूनी की समानता की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम ही है, लेकिन इस अवसर की समानता का पूरक होने की आवश्यकता होती है। हालांकि किसी भी कानून बाधा को दूर करने के लिए राजनीतिक समानता आवश्यकता है जो लोगों को सरकार को एक अवसर बनाने से बाहर निकाल सकती है और उपलब्ध सामाजिक सुविधाओं की पहुंच से वंचित कर सकती है। समानता की खोज के लिए आवश्यकता है कि विभिन्न समूह और समुदाय से संबंधित लोगों के पास भी
उन वस्तुओं और अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने करने का एक निष्पक्ष और समानता अवसर हो। आर्थिक समानता सबसे मैं सबसे सामान्य स्तर पर हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति या वर्ग के बीच धन संपत्ति आयाम में महत्वपूर्ण अंतर होना पर समाज में आर्थिक असमानता होती है। अधिकांश लोकतंत्र आज लोगों को इस विषय इस विश्वास के साथ समानता अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं कि इसमें कम से कम उन लोगों को मौका मिले जिनके पास प्रतिभा है और वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका निर्धारित करें। शिक्षा और समानता भारतीय समाज में व्यापक गहराई असमानता से परिचित होने के नाते भारतीय संविधान के निर्माता राजनीतिक लोकतंत्र की सीमा के प्रति काफी सचेत थे। यह डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के 25 नवंबर 1949 को भारतीय की संविधान सभा के लिए अंतिम संबोधन से स्पष्ट है। उन्होंने कहा बाकी दिलरा अनुच्छेद 15 यह अनुच्छेद राज्यों द्वारा धर्म जाति मूल वंश लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निष्कर्ष की गारंटी देते हैं। यह भारत में शैक्षिक अवसरों में समानता सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 15(4) ने भारत अनुच्छेद 15(4) ने सरकार को अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी साहित्य पिछड़े वर्ग के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में बनाया। अनुच्छेद 16(1) राज्य के तहत किसी भी कार्यकाल में रोजगार या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 14(4) सरकार नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण कर सकती है। बाकी को देख लेना। एक बार देख लेना। मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा लंबे अवधि से भारतीय संविधान में शिक्षा की एक मौलिक अधिकार नहीं था। यह वर्ष 2002 था जब शिक्षा को 86 संविधान संशोधन कर एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 3 परिवर्तन किए गए। एक नया अनुच्छेद 21A अर्थात शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के बाद जोड़ा गया जिसमें कहा गया है अनुच्छेद 21A राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का एक ऐसे रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें उपलब्ध कराएंगे। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद 45 के लिए नए अनुच्छेद का प्रस्तावना की है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए परिभाषित बाल्य व्यवस्था देख-रेख और शिक्षा का उपलब्ध राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रभावित बाल व्यवस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 51A का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 51A में खंड जे के बाद निम्नलिखित खंड जोड़े गए थे जो माता पिता या संरक्षण है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों वाले अपने जो भी हो बालक या प्रतिपालक स्थिति के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। बाकी शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषता 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रति बच्चों को प्रभावी शिक्षा पूरी होने तक पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। पड़ोस के विद्यालय का अर्थ है 1 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय और हर बस्ती के 3 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय। बाकी दे लेना।
चैप्टर नेक्स्ट। पार्ट सेकंड, शैक्षिक आयोग एक समीक्षा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949। स्वतंत्रता के बाद लोगों की आवश्यकता और आकांक्षाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था को फिर से उन्मुख करने का प्रथम प्रयास भारत सरकार द्वारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति के माध्यम से किया गया था, जो एक प्रतिष्ठित विधान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे, जो भारतीय द्वितीय राष्ट्रपति बने। भारत सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने तथा सुधार और विस्तार का सुझाव देने के लिए आयोग नियुक्त किया गया। बाकी देख लेना। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53। विधि पाठ्यक्रमों के साथ माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के रूप में प्रभावी स्तर पर शिक्षा की संरचना की स्वीकार के कारण तत्काल आवश्यकता बनाई गई। इसलिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी बैठकों में माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन के अनुसार की, जो 1949 तथा 1951 में हुई थी। भारत सरकार ने तदनुसार 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुलदरियारा की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। आयोगों को जानदेश दिया गया था कि भारत में माध्यमिक शिक्षा के सभी पहलुओं की वर्तमान स्थिति पर जांच और टिप्पणी दें तथा रिपोर्ट दें। इसके पुनर्गठन और सुधार के लिए उपयोग का सुझाव दें। उद्देश्य संगठन और माध्यमिक शिक्षा की सामग्री, प्राथमिक, बुनियाद और उच्च शिक्षा के साथ इसका संबंध, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों और अन्य समस्याओं के अंतर संबंध, देश में एक यथोचित समान माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए के विश्व संदर्भ के साथ आयोग ने जून 1953 में अपनी रिपोर्ट जमा की। माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख संतुष्टियां आयोग ने समग्र व्यक्तिगत विकास के मूल्य पर अकादमिक निर्देशों पर बल देने, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजियों पर बल देने और शिक्षा के उन्मुख प्रणाली पर जीवन की वास्तविकता से विद्यालयों में के अलगाव पर चिंता व्यक्त की। इसने निम्नलिखित सिफारिश दी। आयोगों ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और उद्देश्यों का प्रस्तावना की, जिसमें चरित्र निर्माण, लोकतांत्रिक नागरिकता विकास करना, आर्थिक व्यावसायिक दक्ष नेतृत्व को बढ़ावा देना और हमारे सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने सम्मिलित है। आयोग ने प्राथमिक या प्रभाविक बुनियादी शिक्षा 4 से 5 वर्ष पूरे होने के बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए एक नया संगठनात्मक अनुक्रम पैटर्न का प्रस्ताव रखा। यह इस प्रकार है: एक माध्यम या जूनियर माध्यम या शून्य बुनियादी अवसरों को 3 साल की अवधि का होना चाहिए। एक उच्च माध्यमिक चरण को 4 साल की अवधि का होना चाहिए। अध्याय माध्यमिक शिक्षा आयोग, बाकी को देखो ना। शिक्षा आयोग की प्रमुख संतुष्टियां: राष्ट्रीय की सामाजिक आर्थिक आवश्यकता और आकांक्षाओं से संबंधित करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित उद्देश्य को सिफारिश की: उत्पादकता में वृद्धि, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण, शिक्षा और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना और सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य को विकसित करना। आयोग को पूरी तरह से भारतीय शिक्षा प्रणाली के हर पहलू की जांच की और शिक्षा का राष्ट्रीय विकास का साधन बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिया। शिक्षा को उत्पादकता से
जोड़ने के लिए आयोग द्वारा कुछ उपायों की सिफारिश की गई थी। विद्यालय शिक्षा की बुनियादी घटना के रूप में विज्ञान का परिचय, सभी प्रकार की शिक्षा के अभियान के रूप में कार्य अनुभव की शुरुआत, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण और विश्वविद्यालय स्तर पर कृषि और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर बल। सार्वजनिक शिक्षा की एक समान विद्यालय प्रणाली शुरू की जानी चाहिए, बिना किसी विश्वविद्यात्मक के सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम को प्रथम 10 साल की विद्यालय शिक्षा में 7 या 8 साल के प्राथमिक शिक्षा और 3 या 2 साल की निम्न माध्यमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। आयोग ने सिफारिश की है पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, शिल्प शोध आदि पूरे वर्ष पर खुले होने चाहिए और कम से कम एक दिन के 8 घंटे उपयोग किए जाने चाहिए। एक बार देखो ना। बाकी भी देखना। चैप्टर 3 भारत में शैक्षिक नीतियाँ। भारत में शैक्षिक नीतियाँ। आप सभी इन बातों से सहमत होंगे कि शिक्षा सभी प्रकार के विकास की नवी नींव है। इसलिए स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार भारत सरकार की प्रमुख चिंताओं में से एक था। स्वतंत्र भारत की अच्छी शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए कई पहल की गई और नीति बनाया। उनमें से एक शिक्षा आयोग 1964 से 66 की सिफारिशों पर 1968 में भारत की में पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसके बाद शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 की घोषणा की गई और एक लंबे अंतराल के बाद 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति रूपरेखा भारत सरकार द्वारा लाया गया एनपीआई 1986 के बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 लाया गया, जिसका द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए रोड मैप दिए गए। ये देखना एक बार। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968। जैसे कि पिछली इकाइयों में बताया गया है, शिक्षा आयोग 1964 से 66, जिसे कोटारी आयोग के नाम से जाना जाता है, शिक्षा पर पहला व्यापक आयोग था जिसने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों को समाविष्ट किया। कोटारी आयोग की सिफारिश को साकार करने के लिए शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति 1968 में लाई गई थी। देश की सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास के लिए शिक्षा को पुनर्निर्माणित एनपी 1968 अनुच्छेद 3 की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा आयोग 1964 से 66 द्वारा सिफारिश की गई थी। इसने चरित्र निर्माण, नैतिक विकास के साथ साथ सामान्य नागरिकता और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने आदि में शिक्षा की सशक्त भूमिका को समान मान्यता दी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एनपीआई 1968 ने सिफारिश की 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए और विद्यालयों में भी अपव्यय और अवरोधन को कम करने के लिए कठोर प्रयास किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर बच्चों जो विद्यालय में नामांकित है सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करें। शिक्षा की स्थिति बढ़ते व शिक्षा नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी। इसने शिक्षा की स्थिति और सेवा की स्थिति में सुधार पर बल दिया और स्वतंत्र अनुसंधान को आगे बढ़ाने और प्रकाशित करने तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शिक्षकों को शैक्षिक स्वतंत्रता की सिफारिश की। सेवारत शिक्षा पर बल दिया गया। भाषाओं का विकास इस नीति ने सिफारिश की थी। त्रिभाषा
सूत्र को रेखांकित करते हुए क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को शिक्षक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया। जहाँ शिक्षा जहाँ जिससे आधुनिक भारतीय भाषा का अधिमानता दक्षिण भाषा में से एक हिंदी भाषा प्रांतों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा शामिल है। बाकी को देख लेना। खेल कूद खेल और खेल कूद खेलकूद और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा छात्रों की शारीरिक योग्यता और खेल कौशल में सुधार। शैक्षिक संरचना 10+2+3 अनुक्रम पैटर्न को आप अपनाकर देश के सभी भागों में समान शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया। राष्ट्रीय आयामों के 6% का व्यायाम बढ़ाकर शिक्षा में निवेश में क्रमश वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित करें। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 में शिक्षा प्रणाली की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने का एक और प्रयास किया गया था। 1985 में नीतिगत दस्तावेज शिक्षा की चुनौतियों नीति परिप्रेक्ष्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 निकाल गई थी, जिसकी देश भर में व्यापक रूप से चर्चा हुई थी और प्राप्त सुझाव को नीप 1986 में सम्मिलित किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मई 1986 में संसद द्वारा अपनाया गया। नीति ने माना कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य में से अनुष्ठ निवेश है। अनुच्छेद 2.4 ANP 1986। बाकी को देखना। माध्यमिक शिक्षा के बारे में नीति ने अस्वीकृत क्षेत्र में विद्यालय प्रणाली की स्थापना और प्रतिभाओं और उच्च उपलब्धियों वाले बच्चों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की सिफारिश की। निम्नलिखित सुविधाओं का सुझाव दिया गया था। विशेष रूप से अस्वीकृत क्षेत्रों में लड़कियों, SC और ST बच्चों के माध्यम शिक्षा नामांकन तथा पहुंच को व्यापक बनाने का कार्यक्रम। अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रम का विस्तार। ग्रामीण क्षेत्र ASC और AST के लिए विशेष प्रतिभा वाले बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की स्थापना। बाकी वो देख लेना। ये बाई देख लेना। चैप्टर 4 शिक्षा में उभरते मुद्दे व चिंताएं। सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक प्रतिबद्ध की। सरकार ने इस संवैधानिक जानदेश को पूरा करने के लिए समय समय पर कई पहल की। 1994 में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार को केंद्रीय परियोजना योजना के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP शुरू किया गया था। इस योजना द्वारा एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया था ताकि विभिन्न सामाजिक समूह के बीच पहुंचने को सुनिश्चित करने प्रतिधारणाएं सुनिश्चित करने सीखने की उपलब्धि में सुधार और असमानता को कम किया जा सके। बच्चों को पोषण संबंध साहित्य प्रदान करने के लिए 1995 के माध्यमिक भोजन योजना शुरू की गई थी। शैक्षिक योजना उस प्रबंध के बारे में स्थानीय न्यायिक ग्राम शिक्षा समितियों अभिभावक शिक्षा
संघ पूरे देश में सक्रिय हो गए थे। 2001 में स्वर्ण शिक्षा अभियान एसएसए केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा वित्तीय पोषित किया गया। इस योजना के उद्देश्य वंचित वर्गों की बालिकाओं एसएससी एएसटी दूर दराज के क्षेत्र के छात्रों को दिव्यांग पर विषय बल देकर सभी को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने था। 2002 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। शिक्षक अवसरों में असमानता। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के बल विद्यालय शिक्षा की मांग बढ़ गई और बड़ी संख्या में विद्यालय खेले गए। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति एनपीई 1986 में कहा गया कि सभी बच्चों जाति, पर्थ, स्थान या लिंग के बावजूद प्राथमिक शिक्षा एक तुलनीय गुणवत्ता के तौर पर पहुंचे होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में वंचित वर्ग एससी एएसटी अल्पसंख्यक लड़कियों, गरीबों और दूर दराज इस क्षेत्र के छात्रों गुणवत्ता शिक्षा से वंचित है। आर्थिक और पारिवारिक कारणों के कारण समाज के कमजोर वर्ग के कई छात्रों में प्राथमिक शिक्षा के 5 साल पूरे किए बिना भी विद्यालय को से बाहर निकालने के लिए मजबूर किए जाते हैं। भाषा नीति भारत समृद्ध सांस्कृतिक भाषाएं विधि का देश है जहां 1600 से अधिक भाषा बोली जाती हैं। अंत भाषा से संबंधित कई मुद्दे जैसे कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए और विद्यालय में कितनी भाषा सिखाई जानी चाहिए आदि। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र सुझाव था जिसमें शिक्षा नीति में अपनाए गए था। ये सूत्र बताया था कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम में मातृभाषा होनी चाहिए, उसके बाद अन्य भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए। इस सूत्र के अनुसार हर बच्चे को कम से कम 3 भाषाएं स्थानीय मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी सीखना चाहिए। अंग्रेजी या हिंदी को विषयगत भाषा के रूप में तीसरी भाषा संविधान की अनुसूची 8 से उच्च राज्य के बाहर अन्य भाषा होनी चाहिए। 3 भाषाओं के आंतरिक विदेश भाषा को विद्यालय द्वारा चुना जा सके। 3 भाषा सूत्र भारतीय का आंशिक रूप से लागू किया जाए। बाकी को देखना। सभी के लिए शिक्षा में संबंधित मुद्दे। वर्तमान आधुनिक विषय में शिक्षा एक प्राथमिक नहीं है, अपितु समाज में ग्रामीण पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक बुनियादी अधिकार है। शिक्षा के लिए केवल भौतिक पहुंच ही नहीं अपितु समानता गुणवत्ता वाले भी होनी चाहिए। अब शिक्षा मौलिक संवैधानिक अधिकार के साथ साथ प्रत्येक बच्चों का कानूनी अधिकार है और सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस संबंध में प्रत्येक माता पिता अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु से विद्यालय में अपने बच्चों को भेजें। उच्च शिक्षा के संबंध में बड़ी संख्या के संस्थान खोले गए हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा में संकल्प, नामांकन अनुपात, जीआईआर अभी भी कई अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में कम है। शिक्षित पहुंच के प्रमुख मुद्दे और चिंताओं पर चर्चा की जा सकती है। अवधारणा के मुद्दे ये भी देखने का। पहुंच और समानता। प्रत्येक प्रगतिशील समाज के सभी वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करता है। भारतीय शिक्षा में नामांकन अनुपात 30% है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन जैसे अन्य देश की तुलना में कम है।
आप जानते हैं कि भारतीय समाज सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में विधि है। अंत भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली पहुंच और सामान्यता के संदर्भ में एक बड़ी चुनौती है। जैसे ए एसएसटी बालिकाएं। इस संबंध में सरकार को असमानता को कम करने में सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समूह तक पहुंच प्रदान करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता। आगे को देख लेना। बाकी चैप्टर ही समाप्त है।